भारत के लिए आज एशिया की सबसे बड़ी पहेली यही है कि आखिर चाइना की ताकत और कितने दिनों तक बढ़ती रहेगी और इसको रोकने के लिए अमेरिका कितनी दूर तक जाएगा। दरअसल भारत के लिए आज सबसे बड़ा सवाल सिर्फ चाइना की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, बल्कि भारत की अपनी खुद के भविष्य की दिशा भी है। क्योंकि यदि चाइना का ये उभार अनियंत्रित हो गया तो हिमालय से लेकर इंडियन ओशियन तक ये भारत के रणनीतिक घेरे में कई दरारें पैदा कर सकता है। और चाइना का ये जो उभार है ये अचानक नहीं हुआ है। दरअसल 1978 में चाइना के एक सबसे फेमस लीडर जिनका नाम डेंग शियाओपिंग था, उन्होंने इन रिफॉर्म्स की शुरुआत की थी और उनकी एक फिलॉसफी थी कि अपनी ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाओ सही समय आने तक। और इसी फिलॉसफी के ऊपर चाइना ने कई दशकों तक काम किया और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। और जब चाइना तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था उस दौरान भारत अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरनल समस्याएं और स्लो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की समस्याओं से जूझ रहा था। और जब भारत इन समस्याओं से उभरना शुरू किया और 1991 में जब भारत ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत की, तब तक चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पूरी दुनिया में स्टैब्लिश हो चुका था। दरअसल ये कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स जो थी और जो मिस्टेक्स थी भारत की, ये आगे चलकर एशिया के अंदर एक बड़ी डिस्पैरिटी के रूप में सामने आई। और यदि भारत की नज़र से देखें तो चाइना का ये जो उभार था ये सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, बल्कि चाइना ने हर उस क्षेत्र में, चाहे फिर वो डिफेंस हो, चाहे स्पेस हो या फिर साइबर स्पेस हो, सभी जगह चाइना ने बेतहाशा तरक्की करी। न सिर्फ इतना, बल्कि उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के जरिए अपने पड़ोसियों को भी अपने ऑर्बिट में लाना शुरू कर दिया और अपनी नींव वहाँ पर मजबूत कर डाली। और अब ये सिर्फ बात इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये भारत के रणनीतिक घेरा बनाने की भी थी, जिसमें भारत को चारों ओर से घेरा जा सके। और अमेरिका, जिसने कोल्ड वॉर के बाद ये सोचा था कि वह चाइना में अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ शिफ्ट करके चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा, जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाएगी। और चाइना को डेवलप करने में अमेरिका ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और अमेरिका को ये लगता था कि जब चाइना समृद्ध हो जाएगा तो हो सकता है कि वह आगे चलकर एक डेमोक्रेटिक नेशन बन जाए। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत, और चाइना पहले से ज़्यादा अथॉरिटेरियन और ज़्यादा क्लोज्ड हो गया। अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था। वहीं भारत की नज़र से यदि देखें तो भारत को यहाँ पर अब एक चीज़ साफ तौर पे सीखने को मिल रही थी कि यदि जब भी दो सुपर पावर्स टकराएंगी, महाशक्तियाँ का टकराव होगा, तो भारत के लिए उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका जहाँ एक और भारत को इंडो पैसिफिक और क्वाड के अंदर शामिल करने के लिए भारत को इंसिस्ट करता है, लेकिन भारत एक बात अच्छे तरीके से जानता है कि यदि वो ज़्यादा अमेरिका के करीब गया तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खो देगा। तो जहाँ एक और अमेरिका का दबाव है, वहीं दूसरी ओर चाइना का एग्रेशन है, और भारत को इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की चुनौती सामने खड़ी है। वहीं पर जब गलवान में चाइना के साथ भारत की झड़प हुई तो उसने भारत को, नई दिल्ली को काफ़ी अंदर तक झकझोर दिया। और भारत को एक बात रियलाइज़ हुई कि चाइना सिर्फ भारत के लिए एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि एक सैन्य महाशक्ति भी है, जिससे भारत को आगे चलकर दो हाथ करना पड़ेगा और भारत को इसके लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। और इसी के चलते भारत ने न सिर्फ अपने मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन पे जोर दिया, बल्कि क्वाड और G20 और G7 जैसे ग्रुप्स में अपने आप को सक्रिय किया। अब भारत की असली दुविधा ये है दरअसल कि भारत अपनी पॉलिसीज़ जो हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस लेकर चल रहा है। जैसे भारत एक तरफ तो अमेरिका से सेब और माइक्रोचिप्स खरीदता है, वहीं दूसरी ओर रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता है। वहीं भारत का ट्रेड सबसे ज़्यादा चाइना के साथ है। भारत चाइना से सस्ता माल खरीदता है और वॉशिंगटन के साथ जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करता है। दरअसल यही जो विरोधाभास है भारत की फॉरेन पॉलिसी में,
यही भारत के लिए एक तरीके से शील्ड का भी काम करती है, जो कि एक तरीके से न किसी भी देश के लिए पूरी तरीके से हाँ है, ना ही पूरी तरीके से ना है। और अमेरिका की यदि बात करें तो उसके लिए भी भारत जो है एक बैलेंसिंग पावर का काम करता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से हो या फिर ज्योग्राफी के नज़रिए से या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से, अमेरिका एक बात अच्छे से जानता है कि लॉन्ग रन में यदि चाइना का कोई विकल्प बन सकता है और यदि एशिया में कोई चाइना को कंटेन कर सकता है तो वह सिर्फ भारत ही है। लेकिन भारत की जो स्लो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो स्लो डिसीजन मेकिंग है, ये भारत को तुरंत उपयोगी नहीं बनाती है। और इसीलिए अमेरिका जो है वो भारत से डू मोर की एक्सपेक्टेशन लगाए रखता है। वहीं चाइना अपनी पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर है। चाइना एक बात अच्छे से जानता है कि यदि भारत को ज़्यादा आत्मविश्वास से भर दिया जाए तो वो उसके लिए खतरा बन जाएगा, और इसीलिए वो भारत को अपनी भारत की सीमाओं के ऊपर बिजी रखता है, चाहे फिर वो पड़ोसियों को उकसाना हो और सीमा पर विवाद करना हो या फिर भारतीय बाज़ार में अपने उत्पादों को डंप करना हो। वो हर थोड़े समय के अंतराल में भारत को कोई ना कोई आर्थिक या फिर सैन्य झटका देता रहता है, ताकि भारत जो है तरक्की के मार्ग से हटकर इन मामलों के अंदर उलझा रहे। वहीं भारत के अंदर भी अब एक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि क्या भारत पूरी तरीके से अमेरिका के साथ चला जाए क्वाड और इंडो पैसिफिक में, जिससे भारत को सुरक्षा की गारंटी मिल जाए लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, या फिर भारत अपने दम पर खुद को डेवलप करे और चाइना का मुकाबला करे। लेकिन इस प्रक्रिया में समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और चाइना ऑलरेडी भारत से कई ज़्यादा आगे निकल चुका है और हर दिन अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन यहीं पर भारत की जो डिप्लोमेटिक स्किल्स है वो काम आएगी, क्योंकि जहां भारत एक तरफ क्वाड का मेंबर है, वहीं दूसरी ओर भारत रशिया से S-400 खरीदता है। भारत जहां I2U2 में शामिल होता है, वहीं भारत ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए प्रयासरत है। तो भारत इसी के ज़रिए इन दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यही भारत के लिए सबसे बड़ी एक शील्ड है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की यदि बात की जाए तो वो अपनी कुछ कमज़ोरियों से जूझ रहा है, चाहे फिर वो उसकी सोसाइटी के अंदर डिवीज़न हो या फिर उसका बढ़ता हुआ डेट क्राइसिस हो या फिर उसकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये सब आज अमेरिका के सामने एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है, और भारत के लिए भी एक चेतावनी है कि अमेरिका का भरोसा समय के साथ साथ डगमगा सकता है, क्योंकि आज जो प्रेसिडेंट भारत के हक में फैसले कर रहा है, कल को कोई दूसरा प्रेसिडेंट आके उसको पलट भी सकता है, जैसा रिसेंटली हमने बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के केस में देखा। वहीं चाइना भी जो है एक बात अच्छे से जानता है कि भारत उसके कॉम्पिटिटर के रूप में जो दुनिया उसको देख रही है, ये अभी मात्र एक संभावना है, हकीकत नहीं है। और इसीलिए चाइना जो है भारत को अपने ग्रोथ के एजेंडा से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको सीमा जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसके अंदर उलझा के रखता है, ताकि भारत जो है अपने एजेंडा से डिविएट हो जाए। वहीं भारत की रणनीति जो है वो लॉन्ग टर्म की है, और भारत भी चाइना की चाल को अच्छी तरीके से समझ रहा है। इसीलिए भारत न तो पूरी तरीके से अमेरिका के दबाव में आता है और न ही चाइना के छाया में जाता है, न अमेरिका की छाया में जाता है और न ही चाइना के दबाव में आता है। इसीलिए भारत हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर उसकी आवाज़ स्वतंत्र रहे, उसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है, चाहे फिर वो क्वाड हो या फिर SC हो या फिर ब्रिक्स हो। भारत हर मंच पर मौजूद है और अपनी जगह बना रहा है, और शायद मल्टी अलाइनमेंट जो है वो इसी का जवाब है। लेकिन असली सवाल अब भी यही है कि क्या भारत वो ताकत समय रहते बन पाएगा जो चाइना के सामने टिक सके, क्योंकि उसकी यही संतुलन की जो नीति है, यही भारत की एक सबसे बड़ी कमजोरी भी है, यहीं पर पूरी नहीं होती है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे संकट सामने खड़े हैं, चाहे फिर वो चाइना और ताइवान का वॉर हो या फिर रशिया और यूक्रेन का संकट हो या फिर ग्लोबल साउथ चाइना के टेंशन्स हो। हर जगह
इंडिया से एक्सपेक्ट किया जाएगा ग्लोबल लेवल पर कि वो कोई ना कोई एक साइड ले, और भारत को इन सभी एंगल्स पर वही करना है जो भारत अभी तक करते आया है, यानी कि अपनी गति से, अपने हित में और अपने दम पर।